छत्तीसगढ़ इन दिनों सियासत का केंद्र बना हुआ है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दौरा हो रहा है तो आरएसएस की भी प्रदेश में बैठकें हो रही हैं। राजधानी रायपुर में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक हुई, जिसमें संघ के सहसर कार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। मनमोहन वैद्य ने कहा कि भारत को जोड़ने का काम कोई भी करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन वो प्रेम से जोड़ेंगे या तिरस्कार से। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेसियों के बाप दादा ने तो हमेशा संघ का तिरस्कार ही किया, लेकिन संघ बढ़ा। संघ क्यों बढ़ा? क्योंकि राष्ट्र के लिए सत्य सिद्धांत पर काम करता रहा। भारत को जोड़ने का काम कोई भी करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन जोड़ेंगे किससे? तिरस्कार से या प्रेम से? हमारे कॉमन साझी बात क्या है? तो इस आध्यात्मिकता के भारत की पहचान, इस आध्यात्मिक के आधार पर भारत की पहचान को ही वास्तव में दुनिया में हिंदुत्व कहते हैं, जो हिंदुत्व रिलीजन नहीं है। तो इसलिए सही में भारत को जोड़ने वाला तत्व क्या है, उसको पहचान लेकर अगर कोई भी जोड़ने का प्रयत्न करता है तो उसका स्वागत है। इधर आरएसएस के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। उन्होंने पूछा कि आरएसएस का हिंदुत्व, उनका राष्ट्रवाद कहां से प्रेरित है? आरएसएस किस देवी देवताओं को मानते हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस घृणा फैलाने का काम करता है। ये वोट और सत्ता के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। ये घृणा फैलाते हैं, ये हिंसक बात करते हैं। अन्यथा ये हिंदू के लिए किए क्या है? वोट लेने के अलावा, उसके अंदर घृणा के बीज डालने के अलावा इन लोगों ने किया क्या है? यदि हिंदुओं की बात करते हैं तो हिंदू के लिए इस देश में 10 साल से राज कर रहे हैं, 8 साल हो गया राज करते। हिंदुओं के लिए ऐसा कोई काम किया क्या? ये केवल ये है कि अल्पसंख्यकों को गाली देने के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति को मारने पीटने के लिए, कभी गाय के नाम से कभी किसी के नाम से, वोट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए कोई भी किसी स्तर पर जा सकते हैं। ये इनका स्तर है। कुल मिलाकर 2023 से पहले छत्तीसगढ़ का माहौल चुनावी हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। बैठक कर जहां बीजेपी और कांग्रेस रणनीति तैयार कर रहे हैं, वहीं कैसे जनता को लुभाया जाए, इस पर भी दोनों दल का फोकस है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी थमने वाला नहीं। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। भारत जोड़ो यात्रा की यूं तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, लेकिन शब्दों की लकीर उससे कहीं आगे तक पहुंच गई है। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले की भी एंट्री हो गई है। मालूम ही होगा आपको कि आरएसएस इन दिनों रायपुर में शिविर कर रहा है। बैठकों का दौर चल रहा है, चिंतन और चिंता की बातें भी हो रही हैं। लेकिन आज जब बंद कमरे की कुछ बातें छलक कर सामने आई और भारत जोड़ो यात्रा पर आरएसएस का रुख सामने आया, तो भारत जोड़ो की लड़ाई बाप दादा तक पहुंच गई। शब्दों की सीमा से परे आरएसएस के इस बयान पर राजनीतिक तर्कश के तीर पिछले कई घंटों से लगातार चल रहे हैं। तो क्या वाकई में भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी और आरएसएस के अंदर की बेचैनी बढ़ा दी है, या फिर यह चुनावी लड़ाई के पहले अपने तर्कश के तीर को धार देने की कवायद है? मुख्यमंत्री के बयान और तेवर इस बात की ओर इशारा करते हैं कि दोनों तरफ से जुबानी धार काफी तेज हो गई है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबराई है या फिर आरएसएस के शिविर से कांग्रेस के अंदर खलबली है? खुलकर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन बेचैनी तो दोनों के अंदर साफ दिख रही है। मुख्यमंत्री के तल्ख तेवर आरएसएस के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधते दिख रहे हैं। तो कहीं आरएसएस का पलटवार छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार से ऊपर राहुल और सोनिया तक पहुंचने की कोशिश में है। आज चर्चा इसी विषय पर कि लड़ाई में शब्दों की एलओसी आखिर क्यों लांघी जा रही है। आखिर चुनावी कसरत इसे मान लें या सत्ता के सिंहासन की खींचतान की कवायद इसे समझ लें। आज चर्चा हम इसी विषय पर करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुशीलानंद शुक्ला जी, जो चेयरमैन है मीडिया पीसीसी के। हमारे साथ मौजूद है नीलू शर्मा जी, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ मौजूद है मधुकर द्विवेदी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मधुकर द्विवेदी जी से ही। आरएसएस हमेशा सौम्य व्यवहार के लिए जाना जाता है। आरोप लगता है कि आरएसएस के ऊपर कि वह विखंडन की राजनीति करता है। आज तो बड़ा आरोप लग गया कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं, इनके बाप दादा ने नफरत ही तो की है। क्या यह आरएसएस का बदला चेहरा है? ऐसी शब्दावली इसके पहले आरएसएस की कभी नहीं देखी गई। क्या यह परंपरा से हटकर बोल इशारा किस तरफ करते हैं मधुकर जी?
देखिए आदित्य जी, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएंगे ये एलओसी क्रॉस होती जाएगी। वो ना क्रॉस हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे आरएसएस जो भारतीय संस्कृति की बात करता है, भारतीय संस्कृति में शब्दों की जो सीमा रेखा होती है वो नहीं लांघी जाती है। बाप दादा किस परिप्रेक्ष्य में ये शब्द आया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर इन शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं सामाजिक संस्कारों का बड़ा मूल्य होता है वहाँ पर। देखिए आरएसएस एक अपने को राष्ट्रीय संगठन कहता है, राष्ट्रवादी विचार के लोग उससे जुड़े हैं, और आज से नहीं पिछले अनेक वर्षों से, आज़ादी के पहले से आरएसएस समाज की सेवा करता है। लेकिन आरएसएस का और कांग्रेस का जो रिश्ता है वो सांप और नेवले का रिश्ता है, और आज से नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से लेकर इंदिरा जी का भी समय आया, राजीव जी का भी समय आया, और आज जो वर्तमान समय है, आज के जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं वो तो बहुत ही आक्रामक हैं आरएसएस को लेकर के। तो आरएसएस और कांग्रेस के विचारधारा में कहीं कोई साम्य नहीं है, और स्वाभाविक है जब विचारधारा में साम्य नहीं होता, विचारधाराएं टकराती हैं, तो इस तरह का टकराव स्वाभाविक है। और ये टकराव इस समय जो बढ़ा है वो कांग्रेस की यात्रा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उस दौरान बढ़ा है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में यात्रा निकल रही है। स्वाभाविक है, कोई भी राजनीतिक दल है वो जोड़ने की बात करता है, और हर पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार होता है। और अगर कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, एक पदयात्रा निकाली जा रही है, तो एक अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि आखिर भारतीय जनता पार्टी भी यही करती है, अन्य राजनीतिक दल भी यही करते हैं, पदयात्रा निकालते हैं, लोगों को भी जानते हैं, अपनी विचारधारा को बताते हैं। इस दौरान राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं, चूँकि राजनीतिक दल हैं, स्वाभाविक तौर से चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, वगैरह वगैरह। तो इस सब परिप्रेक्ष्य में अगर ये यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, बहुत अच्छा है। अब इस यात्रा के संदर्भ में टीका टिप्पणी भी शुरू हो गई, और टीका टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। उत्तर प्रत्युत्तर के क्रम में शब्दों की सीमा रेखा भी लांघी जा रही है, जो उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने एक बात कल आपके ही कार्यक्रम में कही थी कि भाई हमारे राम तो ऐसे हैं, इनके राम कैसे हैं? क्या आक्रोशित राम को समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, या शांत स्वभाव के राम को प्रस्तुत करना चाहते हैं? अगर आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एकदम उंगली उठा देना कांग्रेस के लिए एक क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आम जनता के बीच अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के ये भावना घर कर जाएगी कि वास्तव में ये लोग जोड़ने की बात नहीं तोड़ने की बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, इस तरह की बातों से मुझे लगता है कि हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि आरएसएस के बारे में टिप्पणी करने के पहले हम भी बचें, और आरएसएस की तरफ से ये कोई ऐसी बात न की जाए जो न सिर्फ कांग्रेस बल्कि देशवासियों को भी नागवार गुजरे। कांग्रेस से मेरे साथ सुशीलानंद शुक्ला जी मौजूद हैं। सुशीलानंद जी, आरएसएस शिविर कर रहा है, करने दीजिए ना शांति से, क्या दिक्कत है बताइए? आप क्यों चाहते हैं कि वो कौशल्या माता का मंदिर देखे? वो अपने राम का प्रमोशन करते हैं, आप भी अपने राम का प्रमोशन करना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है? आरएसएस शिविर कर रहा है। देखिए, हमारे राम को प्रमोशन करने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो शिविर करें, अच्छी बात है, हमने कब उनका विरोध किया, अच्छी बात है, शिविर करें। देखिए, आरएसएस का जो सौम्य चेहरा, जो अभी आपने बताया है कि आरएसएस के अपने सौम्य चेहरे के लिए जानी जाती है, दरअसल इस सौम्य चेहरे का नकाब ओढ़ी हुई आरएसएस। जब आज उनको आईना दिखाने की छोटी सी कोशिश हुई तो किस प्रकार से तिलमिलाई। राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा कि उनके बाप दादा ने भी आरएसएस को ख़त्म करने की साजिश रची थी, उनके बाप दादा ने भी देश के विघटन के लिए काम किया था। आरएसएस के उन विद्वान मित्र मनमोहन वैद्य संभवतः उनका नाम है, यदि राहुल गांधी के पिता, राहुल गांधी के दादी, उनके पिता के नाना के दशांश के बराबर भी आरएसएस इस देश में कोई योगदान किया हो तो इन शब्दों का प्रयोग करें। अरे देश ने देखा है 1925 में आरएसएस के पहले हिंदू महासभा का गठन हुआ था, देश आज़ाद 1947 में हुआ। इन 22 सालों में आरएसएस का देश की आज़ादी के लिए एक आंदोलन बता दें,
1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो इसी आरएसएस के जो संस्थापक थे उन्होंने कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन देश के लिए घातक है, अंग्रेजी शासन हमारे देश के लिए वरदान के समान है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में युवाओं की भर्ती के लिए आह्वान किया तो आरएसएस ने उसका विरोध किया था। आरएसएस किस नैतिकता से बात करती? सिर्फ आरएसएस इस देश की गंगा जमनी तहजीब पे प्रहार करने का काम करती है। आरएसएस इस देशवासियों के बीच में विश्व भ्रमण करने का काम करती है। आरएसएस का देश के लिए क्या योगदान है? देश के नवनिर्माण के लिए क्या योगदान है? अरे इस देश के तिरंगे तक का इन्होंने तिरस्कार किया था। देश की आज़ादी की लड़ाई का इन्होंने तिरस्कार किया था। तिरस्कार की बात करते हैं तो देश की आज़ादी की लड़ाई का इन्होंने तिरस्कार किया था। देश की आज़ादी की लड़ाई के जितने आंदोलन हुए उन सब का तिरस्कार किया था। जब उस समय तत्कालीन मुस्लिम लीग के साथ मिलके हिंदू महासभा और तब मुस्लिम लीग ने मिलकर सिवाय अंग्रेजों की चाटुकारिता के इस देश की आज़ादी के लिए क्या किया और देश की आज़ादी के बाद क्या किया? सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन को बनाए रखने का काम। और संगठन भी ऐसा जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, जिसका कोई बायलॉज नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, अपने आप को बताते हैं गैर राजनीतिक दल, सामाजिक और सांस्कृतिक दल। अब मंथन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बैठे। आरएसएस वह संगठन है जो जवाबदेही लिए बिना राजनीति करना चाहता है। आरएसएस वह संगठन है जो देश के लोकतंत्र के लूप होल के माध्यम से राजनीति करना चाहता है। अरे साहस है, अपने आप राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं और राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करते हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर आप टिप्पणी करने का साहस दिखाते हैं तो आप पूरी क्षमता के साथ मैदान में आइए। पर्दे के पीछे क्यों छुपे हुए हैं? आज का दिन इस देश के लिए इसलिए भी ऐतिहासिक है कि आज के दिन आरएसएस का असली मुखौटा सामने आया है। मनमोहन वैद्य के माध्यम से आरएसएस का जो तथाकथित सौम्य चेहरा था वो खुल के सामने आया है। और आरएसएस मैं क्षमा करिएगा, मैं माननीय पत्रकार महोदय की बात से बिल्कुल असहमत हूं कि आरएसएस के खिलाफ नहीं बोला जाना चाहिए। बिल्कुल इस देश में हर देश के प्रबुद्ध आदमी को आरएसएस के खिलाफ बोला जाना चाहिए, क्योंकि उन सब व्यक्तियों, उन सारे संस्थाओं के खिलाफ बोला जाना चाहिए जो संस्थाएं देश में संविधानेतर काम करना चाहती है, जो संस्थाएं इस देश में लोकतंत्र के विरोध में काम करना चाहती हैं, जो संस्थाएं बिना जवाबदेही के देश की चुनावी प्रणाली में हस्तक्षेप करना चाहती हैं। अरे जिस संगठन के लोग पर्ची बांटे, जिस संगठन के लोग वोटर मोबिलाइजेशन करें, उस संगठन के लोग को गैर राजनीतिक कैसे बोला जाएगा? बिल्कुल उनके खिलाफ में राजनीतिक रूप से ही व्यवहार होना चाहिए। ठीक। नीलू शर्मा जी, बीजेपी और आरएसएस का क्या सामंजस्य बैठाने के लिए बैठक आप लोगों ने रखी है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि दोनों में दरार पड़ गई है। क्या सेटिंग हुई? क्या वाकई में दरार पड़ गई है माना जाए? क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं भाई मुख्यमंत्री का इंटेलिजेंस उनका काम करता है, उनके लिए, सरकार के लिए काम करता है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो होगी ना भाई उनके पास। क्या वाकई में दरार को पाटने के लिए यहाँ बीजेपी और आरएसएस का एक साथ यहाँ पर शिविर बुलाया गया? क्योंकि जेपी नड्डा भी थे वहां पर, मोहन भागवत भी थे, तो क्या ये दरार पट पाई क्या नीलू शर्मा जी? आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है और निश्चित रूप से ये साल के मार्च महीने में आहूत होती है। रायपुर में जो आरएसएस की समन्वयक बैठक चल रही है, ये अखिल भारतीय स्तर की प्रतिनिधि सभा है, जिसमें अखिल भारतीय स्तर के विविध संगठनों के प्रमुख जन जो है वो एकत्रित होकर, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस विषय पर जो चर्चा हो रही है तो कांग्रेस के या तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं, पता नहीं उनका इंटेलिजेंस क्या बताया है या क्या उनको जानकारी है। हमारे सुशील भाई अभी बहुत सारी विषयों को कर रहे थे, नफरत फैलाने वाली बात। तो नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? और नफरत की राजनीति 50 साल इस देश में कांग्रेस ने किया, इसलिए कांग्रेस का हश्र ये हो गया है कि इस देश में सिमट कर मात्र 2 से 3 राज्यों के आसपास रह गई है। आज के इस जो विषय है डिबेट का, इसमें प्रमुखता से जो विषय आ रहा है, तो मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाह रहा हूं कि जो समन्वय बैठक हो रही है वो पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। ये हर साल जो है वो अखिल भारतीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में आहूत की जाती है। अब इसके मैं आपके विषय को बताता हूं कि पहला विषय है ग्राम विकास, दूसरा है गौ संरक्षण एवं संवर्धन, तीसरा है कुटुंब प्रबोधन, चौथा है सामाजिक समरसता, 5वां है धर्म जागरण और 6वां है पर्यावरण गतिविधियां।
ये सारे विषयों पर एक सामरिक दृष्टिकोण से अलग अलग जो विविध संगठन के लोग आए हैं उस पर इस विषय को लेकर चर्चा की जाती है। रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, तो निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा आप निकाल सकते हैं, लेकिन क्या भारत जोड़ो यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है राहुल गांधी जी को? देश में जब कांग्रेस पूरी तरीके से सिमटता जा रहा है, देश में जातिवाद, धर्म, देश में वोटों की राजनीति किसने किया, देश में तुष्टीकरण की राजनीति किसने किया? और रही बात आरएसएस की, तो आरएसएस जो है वो राष्ट्र के लिए सत्य और सिद्धांत पर काम करने वाला एक ऐसा राष्ट्रवादी संगठन है जो निश्चित रूप से दुश्मन को भी अपना मानता है। और इसका मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय 1962 के युद्ध के समय जब ये विषय आया, ये 1963 की बात कर रहा हूँ, 26 जनवरी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आरएसएस के हमारे स्वयं सेवकों को जो है आमंत्रित किया था गणतंत्र दिवस पे। जब उनके उस सेवा भाव को उन्होंने देखा था उस युद्ध में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी आरएसएस को आमंत्रित नहीं किया था। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया जा चुका है, शालीनता के साथ और सादगी के साथ सुना है। आप जो है आप बीच में मत सोचिए, पहले आप विषय को आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। मैंने आपके विषय पे 10 मिनट साथ मैं आपको मैं 2 मिनट देना चाहूँगा, 2 मिनट आपका समय है, लेकिन आप बोलिए, आपका समय है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू मैं आपको करेक्ट करते चलूंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी आरएसएस को नहीं आमंत्रित किया था। आरएसएस ने स्वयं को स्थापित करने के लिए आप सच सुन नहीं सकते, आप लोग सच नहीं सुन सकते, यही आप लोगों की कमी। और जब वो आमंत्रित किए गए तो वो क्यों किए गए थे? नहीं बोलिए, आप बोलिए, जवाब ले लीजिए। जो हताहत हुए थे उस युद्ध के समय, जब हताहत हुए थे और देश जब हताशा की दौर से जब गुजर रहा था, तो उस समय उनकी जो सेवा से जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी जो है प्रभावित हुए थे। ब्लड का डोनेशन का काम था, मेडिकल जो है फैसिलिटी देनी थी, लोगों की आवश्यक जो है चीजों को उनको तक पहुंचाना था। इसलिए उस समय जो है इनको आमंत्रित किया गया था। तब भी कांग्रेस के कुछ लीडर उस समय जो है इसका विरोध किए थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस विरोध को किनारे करते हुए उनको आमंत्रित किया। तो उसके बाद क्या हुआ? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय प्रतिबंध लगाने का काम किया गया और लगातार आरएसएस के जो है चेहरे को लगातार जल्दी खत्म करेंगे के द्वारा जो है वो बिगाड़ने का काम किया गया है। जबकि आरएसएस एक ऐसा राष्ट्रवादी संगठन है जो सारे को एक सूत्र में पिरोकर जो है वो काम करने पर विश्वास करता है। और अभी सुशील आनंद जी बहुत बड़ी बात कर रहे थे। नफरत की जो राजनीति कौन करता है? छोटा जवाब दीजिए नीलू शर्मा जी, दोबारा भी आऊंगा मैं आपके पास। तो करते नफरत की, जातिवाद की राजनीति कांग्रेस करती आ रही है, जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू से कांग्रेस करती आ रही है। और आज जब भारत जोड़ो, मैं आऊंगा नीलू जी आपके पास, मैं आऊंगा। बहुत लंबा भाषण होते जा रहा है, छोटा आंसर देंगे तो सबके पास मैं जा पाऊंगा। मेरे साथ देखिए मधुकर द्विवेदी जी भी जुड़े। मधुकर जी, क्या चुनावी फायदा मिलेगा आरएसएस की बैठक में? मैं आऊंगा सुशील जी आपके पास, क्योंकि वो बहुत लंबा होते जा रहा है वो डिस्कशन, बहुत पुरानी बातें उसमें आ रही। आज के हम कहीं ना कहीं डिस्कशन से कहीं और जाते जा रहे हैं। क्या चुनावी फायदा मिल पाएगा मधुकर जी? क्योंकि ना तो आरएसएस यहां पर कार्यक्रम कर रहा है, ना तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, ना कोई सुनने वाला है, ना वो पैठ है। क्या इससे चुनावी फायदा मिलेगा आरएसएस और बीजेपी को, ऐसा लगता है 2023 में? देखिए, आरएसएस और बीजेपी का जो संबंध है वो किसी से छिपा नहीं है। चुनाव के दौरान आरएसएस पूरी तरह से बीजेपी की मदद करता है और आज से नहीं, जब से इस देश में चुनाव की परंपरा शुरू हुई है। स्वाभाविक तौर से अगर आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के साथ है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि किसी भी राज्य में, तो भाजपा को फायदा होगा ही होगा। लेकिन देखिए, सुशील आनंद शुक्ला जी शायद मेरे आशय को समझ नहीं पाए। मेरा आशय ये नहीं था कि आरएसएस की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। मेरा आशय ये था कि देखिए, इस संगठन ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो श्लाघनीय है। आरएसएस को हम, ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, स्वाभाविक तौर से आप असहमति व्यक्त करेंगे, आप नाराजगी व्यक्त करेंगे, आप आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन आरएसएस के राष्ट्रीय योगदान को एकदम नकारा नहीं जा सकता। जो चीजें प्रत्यक्ष अंतिम प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष है। जी जी, मधुकर द्विवेदी जी बहुत विद्वान पत्रकार है, पत्रकार के रूप में उनकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि 1925 से 1947 के बीच में आरएसएस के
5 नेताओं का नाम बताया जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लिया। किस आंदोल में भाग लिया? देखिए शुक्ल जी, दूसरी चीज मधुकर द्विवेदी जी, मुझे ये बताइए कि महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को क्यों प्रतिबंधित किया था? तीसरी चीज, 5 सवाल मैं आपसे पूछना, तीसरा सवाल आपसे ये है कि आरएसएस ने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ में संयुक्त सरकार बनाई थी या नहीं बनाई थी? अब बनाई थी तो अपने आप को हिंदूवादी संगठन बोलने को उनको क्या नैतिक अधिकार है? चौथी चीज मैं पूछना चाहता हूं कि आरएसएस ने तिरंगे का अपमान किया था या नहीं किया था? तिरंगे को अपशकुन बताया था, नहीं बताया था? चौथी चीज, आरएसएस ने अपने मुख्यालय में 52 साल क्यों लगा दिए तिरंगे को फहराने के लिए? आप आरएसएस के पैरोकार बन रहे, इन 5 सवालों का जवाब देखिए सुनील आनंद जी, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का या किसी राजनीतिक दल से का पैरोकार नहीं। मुझे 5 सवालों का आपसे जवाब चाहिए। आप विद्वत व्यक्ति हैं, मैं महामूर्ख व्यक्ति हूं, मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए हम सब लोग एक ही सवाल तो बता दीजिए कि आजादी के आंदोलन में आरएसएस के योगदान बता दीजिए। सवाल आजादी के प्रतिक्रिया छोटी सी जी। सवाल देखिए, बहुत पुरानी आप अतीत की बातें कर रहे हैं। हमारे देश का गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। आरएसएस का आजादी के पहले योगदान क्या था, ये अलग विषय है। क्यों अलग विषय? क्यों अलग विषय? आजादी की लड़ाई में यदि वो हमारे पूर्वजों पे उंगली उठाने का साहस दिखाएंगे तो उनके विद्रूप इतिहास के बारे में हम सवाल खड़ा करेंगे, उनके दलित इतिहास के बारे में हम सवाल खड़ा करेंगे। ये हमारा नैतिक दायित्व है और नैतिक अधिकार है। ठीक बात है, आप विपक्ष में आप अपने दायित्व को निभाइए। आप ये बताइए, आप मुझे बताइए, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप इतिहास की मीमांसा करने वाले व्यक्ति हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ माननीय नीलू शर्मा कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस का योगदान मैं नीलू जी की बात जानता हूँ जी। शुक्ल जी, देखिए ये सब चीजें बहुत समय लगा डिबेट में, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, लेकिन कई बार होता है हम वर्तमान में बात करें ना। आखिर इतना बड़ा देश है। मैं आरएसएस का कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ पिछले अनेक वर्षों से, जो मैं आरएसएस को मैंने देखा और समझा, इस संगठन ने बहुत सारे सामाजिक काम अच्छे किए हैं। आज हम छत्तीसगढ़ में आप देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए बनवासी मैं फिर से एक अलग सेशन रखूंगा। छोटा सा एक जवाब नीलू जी से। नीलू जी, बैठक में शामिल होकर नड्डा जी तो चले गए, भारत तोड़ो नफरत फैलाने के आरोप बीजेपी पर लगते रहे हर समय। ये आरोप क्या आ रहा है? आज जिस तरह से आरएसएस ने लगाया है, कांग्रेस के ऊपर मड़ दिए हैं, तो क्या इस पे आने वाले समय में क्या हम देखेंगे अंतर? चूंकि अब नड्डा जी की मुलाकात भी हो गई है भागवत जी से, ये बात भी आ रही कि सामंजस्य भी बैठेगा, अब ये नई चीजें और आ रही हैं उसमें। क्या आने वाले समय में कुछ स्थिति तय हो पाई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर अब छत्तीसगढ़ के लिए 2023 की लड़ाई के लिए लड़ेंगे? देखिए, छोटा सा जवाब दीजिएगा नीलू जी, फिर खत्म करना है मुझे। हाँ, मैं छोटा सा जवाब देता हूँ। और मैं अपने विषय पे ही, मैं उस समय भी, पिछले समय जो विषय था, मैंने सुशील भाई का पूरा जवाब दिया है। अब थोड़ा तो समय तो लेना पड़ेगा ना आदित्य जी। अब हमारे जो, मैंने पहले ही कहा कि ये समन्वय बैठक है और ये हर साल होता है। अब इसमें आपत्ति कांग्रेस को क्यों है कि छत्तीसगढ़ में समन्वय बैठक हो रही है, आरएसएस के और बीजेपी के बीच में दरार है? ये कहना जो है वो बिल्कुल निराधार है। आप अपना ये देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा आप कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जी जब चुनाव आता है तो जनेऊधारी पंडित बन जाते हैं, मंदिर जाते हैं, उसके अलावा जो है वो हिंदू देवी देवताओं को जो है वो पूजने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ जब भारत जोड़ो यात्रा के उसमें जब निकलते हैं तो एक पादरी से जब मिलते हैं और वहीं वो पादरी जो है वो शक्ति के अवहेलना की बात करती है, वहीं वो शक्ति की जो है वो अमित शाह जी नहीं जाते हिंदू के मंदिर में। तब अमित शाह जी हिंदू के मंदिर में, माफ करिएगा, हिंदू की बात राहुल गांधी जी को चुप रहते, अमित शाह जी हिंदू धर्म को नहीं मानते। अमित शाह जी हिंदू धर्म से विश्व मंदिर विषय जो बोल रहा हूँ आप उसको समझिए। आप समझ रहे उस विषय को, आप समझ रहे उस विषय को, आप उस विषय को समझ रहे हैं कि राहुल गांधी जी के सामने वो ये बताते हैं कि जीसस जो है वो स्वयं यहाँ पर भगवान के रूप में है और शक्ति है। तो देखिए, आरएसएस की बैठक छत्तीसगढ़ में लगातार जारी थी। आज जेपी नड्डा ने भी उनसे मुलाकात की है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में क्या परिवर्तन छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे, लेकिन एक बात बेहद साफ है, क्या वाकई में यही आरएसएस का बदला हुआ स्वरूप होगा? क्या वाकई में जैनम भवन में जिस प्रकार से 7 दिन लगातार कवायद हुई है, इससे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को 2023 में फायदा हो पाएगा? हालांकि ये सब कुछ समय के घर में, लेकिन हम इंतजार करेंगे। आप लोग सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।